हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदीप पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो बहुत ट्रिकी हो सकते हैं। इजी करंट अफेयर को हमने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। प्लस अभी मैं आपको बता दूं पहले ही ये सेशन स्टार्ट करने के कि अगस्त 25 यानी कि इस मंथ का अगर आप देखेंगे तो ना के बराबर पॉसिबिलिटी है कि आपके पास करंट अफेयर देखने को मिले, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन हो रहा है और पेपर के क्वेश्चंस पहले से सेट हो जाते हैं और जो वो प्रिंटिंग के लिए चले जाते हैं। तो मुश्किल है कि अगस्त 2025 यानी कि इस साल का आपको देखने को मिले। बट फिर भी मैं कह सकता हूं कि जैसे मान लीजिए एक बेसिक क्वेश्चन है, 2025 ये जो आपका चल रहा है, इसमें आपने जो अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया है, इस स्वतंत्रता दिवस में संबोधन किसने दिया, क्या इसकी थीम रही, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये बन सकते हैं। क्योंकि रीजन ये है कि इनका डिक्लेरेशन पहले हो जाता है। अदरवाइज अगर हम देखें तो ज्यादा चांसेस नहीं है इस मंथ से आने के, क्योंकि वैसे भी पीएससी जो है पिछले वाले साल को ज्यादा फोकस करके क्वेश्चन पेपर बनाता है। मतलब आपका 24 और 25 का जो अभी आपका हाफ ईयर यहाँ पर निकला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी बात, आपका ये सेशन जो है ना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन सारे सेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। मैंने अभी तक, मैं फिलहाल बता देता हूं, अगर किसी को ज्यादा इसमें समस्या है तो वो आपके मैंने जहां तक मैं बता रहा हूं टोटल, जैसे मैंने कुछ करंट अफेयर की क्लासेस ली है, ठीक है। करंट अफेयर की क्लासेस जो है, वहां से आप करंट अफेयर पूरा पढ़ेंगे, ठीक। 3-4 क्लासेस, 5 क्लासेस जो ली है उसमें मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है कंप्लीट, उसको आप पढ़ें। तो आप एक तो क्लासेस पीडीएफ जो है ना, क्लास पीडीएफ ले लेते हैं हम लोग। क्लास की पीडीएफ जो है वो करेंगे सबसे पहले करंट अफेयर की, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारा डेटा आपको दिया गया है, पहली बात। दूसरा दूसरा आपको जो मैंने एक फाइल प्रिपेयर की है, जिसमें आपको अराउंड 600 to 700, लगभग 600 से 700 एमसीक्यूज मैंने प्रोवाइड किए हैं, जो आपसे आपके किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है आपके करंट अफेयर से। अगर 600-700 नहीं मिले होंगे आपको, तो अराउंड 500 तो मिले ही होंगे। अगर ये डेटा नहीं आपके पास आया होगा तो इतने क्वेश्चंस तो आपको मिले ही होंगे जहां पर आपको करंट अफेयर करना है, ठीक है। जहां तक मुझे याद आ रहा है 700 के आसपास है वो टोटल, इन टोटल अगर हम बात करेंगे, ठीक। उसके मैंने आंसर की भी प्रोवाइड करी है। अब आपके पास ये दो डेटा, इतना बड़ा डेटा है कि अगर आप चाहें भी तो आप पिछले 10 दिनों में अगर पढ़ते तो करंट अफेयर इतना ही पढ़ पाते, या एक महीने भी अगर आप पढ़ते तो करंट अफेयर इतना ही होता। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट, सभी टॉपिक, सभी सेक्टर, सभी फैक्टर्स कवर किए हुए हैं उसमें। करंट अफेयर में मेनली जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, वहां पर आप देखेंगे, आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर का भी हिंट करूंगा, अभी इधर देख लो। तो एक आपके पास पीडीएफ हो गई कंफर्म, एक आपके पास हो गया एमसीक्यू सेशन, प्लस एक मैंने आपको जनसंपर्क जो आपकी वेबसाइट होती है, जनसंपर्क विभाग की जो वेबसाइट है, उसकी मैंने आपको एक 80 to 90 पेजेस की पीडीएफ भेजी थी, जिसमें वो फोटोज के ऊपर कुछ लिख कर देते हैं। तो एक आपको वो भी करना है, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दी है, अभी रिसेंटली 1-2 दिन के अंदर अंदर की हुई है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें कि आप लोगों ने अभी जो है कुछ एफएलटीज और आपके एसएमटीज दिए हैं। तो एसएमटी में तो मैंने करंट अफेयर को 4-5 क्वेश्चन तक ही रखा था, सीमित रखा था, प्लस एमपी तक फोकस किया था, या जो भी है करंट अफेयर पे उतना ज्यादा फोकस नहीं हुआ। लेकिन जब आप बात करेंगे एफएलटीज की, तो ये रिसेंट आपके कुछ एफएलटीज निकले, जहां पर शायद 3-4 के बाद के एफएलटी की बात करें तो वहां पर करंट अफेयर के क्वेश्चन तो पूछे ही हैं। वहीं पर जो अभी आपका एफएलटी नंबर 7 है ना, एफएलटी नंबर 7 हुआ, और एफएलटी जो 8 हुआ है, एफएलटी 7 में तो 8 to 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, और एफएलटी 8 में मैक्सिमम क्वेश्चन जो हुए हैं वो आपको करंट अफेयर के मिलेंगे। मतलब मैंने जानबूझ के यहाँ पर ऐड किया था ये फैक्टर कि अगर आपको आपके पेपर में 5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं करंट अफेयर के, 5 to 7, तो ये आपके गलत नहीं होना चाहिए। अब इस 5 से 7 क्वेश्चन जो आएंगे, उसमें भी बात यह है कि आपको 2 क्वेश्चन जो होंगे वही डिफिकल्ट मिलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए, सीखे हुए, पढ़े हुए कहीं मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जनरली जब हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो हम साल भर तक या साल 1.5 साल या जो बातें हम लोग पढ़ते रहते हैं, लगातार हमारे न्यूज में आती रहती है। हम लोगों के पास दैनिक भास्कर की एप्लीकेशन होती है। दैनिक भास्कर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर एक तरीके से देखा जाए तो ये पेपर में जो न्यूज आती है ना, वो ऑथेंटिक ही होती है जनरली, और वही न्यूज जो मेन हेडिंग होती है वही हमारे पेपर में मिलती है। एक साल की बात है, आज से 2-3 साल पहले जब पेपर लिया पीएससी ने, तो उसने जितना करंट अफेयर पूछा था वो सारा की सारा दैनिक भास्कर में आया हुआ था, और दैनिक भास्कर की फ्रंट पेजेस की हेडलाइन हुआ करती थी वो, ठीक है। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा परेशान भी नहीं होना है। जितना आपने पढ़ा है, आप अपने आप को मान ले कि आपने सफिशिएंट पढ़ लिया है, और ये डेटा कम नहीं होता है, ठीक है।
बावजूद इसके अगर किसी को इसमें परेशानी है कि सर हमारे पास ये वाली पीडीएफ या ये जो क्वेश्चन से नहीं आए, तो मैं इनको अपने पास रखकर कुछ नहीं करूंगा। अगर आप चाहें तो मुझसे बात कर लें, मतलब मुझे मैसेज करें कि आप ये सर प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं आपको पर्सनली भी वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्लियर ये बात। और अब बात करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पेपर में जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके करंट अफेयर आने की है। पहले क्या हुआ करता था, आपके पीएससी के सिलेबस में यूनिट नंबर 5 जो थी, ठीक है, यूनिट नंबर 5 डेडिकेटेड थी किसको? डेडिकेटेड थी करंट अफेयर को। अब वहां पर यूनिट नंबर 5 जो डेडिकेटेड थी, तो आपके क्लासिफिकेशन में या आपके जो डिवीजन ऑफ जो आपने नंबर का क्वेश्चन का डिवीजन किया था, उसमें भी आपने बोल दिया था कि पर यूनिट 10 क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं सर, पर यूनिट 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारा टारगेट होगा। अब अगर ये वाला फैक्ट सही था, तो जनरली मतलब गवर्नमेंट जब भी जो पीएससी, गवर्नमेंट नहीं, पीएससी जब भी एग्जामिनेशन लेता था, तो अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन वो करंट अफेयर के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे पूछ लेता था। अब बात ये है कि अभी इस साल जो है ये यूनिट नंबर 5 जो है ये थोड़ी सी अपडेट हुई है। यूनिट 5 अपडेट हुई किस प्रकार से हुई है, तो वो ऐसे हुई कि सर इसमें आपको करंट अफेयर भी पूछा जा रहा है और साथ में आईसीटी के बड़े भारी भरकम टॉपिक भी इसी में दे दिए गए हैं। अब बड़े भारी भरकम से मतलब आईसीटी में जैसे आपके पास ई गवर्नेंस हो गया, जैसे आपके पास जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, ये टॉपिक देने के बाद आपसे इतनी तो, अगर हम देखें कि यूनिट 5 से अगर 10 क्वेश्चंस उनको देना है, तो इतनी तो हमें भी समझे कि अब कहीं ना कहीं सर आईसीटी से 4 से 5 क्वेश्चन बनना तो बनता है। अब बची बात करंट अफेयर की, तो ये क्या करेंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन 4-5 तक रखेंगे और एक दो क्वेश्चन जो होंगे वो आईसीटी से मैच करवा देंगे। ठीक है, आईसीटी से मैच करवा देंगे और बोल देंगे बताओ कि ये करंट अफेयर में भी इंक्लूड हो गया और आईसीटी का भी पार्ट हो जाएगा। क्लियर, 5th जनरेशन कंप्यूटर पे कुछ बातें पूछ ली उन्होंने, आपको बोल दिया कि सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर इंडिया का जो है सुपर कंप्यूटर वो कौन सा है, तो वो आपके लिए हो जाएगा। रिसेंटली जो है वो कौन कौन सी जो आपकी डिवाइसेस हैं जो मेमोरी स्टोरेज के लिए काम आती है, जिसमें आप एचडीडी की बजाय आप एसएसडी बताते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको करंट अफेयर और आईसीटी से रिलेट कर सकती है। किसी रोबोट का नाम पूछ लिया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किसी चैटबॉट का नाम पूछ लिया जिसमें आपको आर्टिफिशियली या ये कहें कि डिजिटली आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, किसी आपसे इतने सारे आपके जो है अभी एआई टूल्स चल रहे हैं उनमें पूछ लेगा बताइए, जैसे मैंने आपसे प्रीवियस जो एसएमटीज वगैरह लिए थे या एफएलटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो चैट जीपीटी है उसको किस कंपनी ने बनाया, किसने डिजाइन किया है, तो अब आपको बोल देगा बताओ गूगल का कौन है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सैमसंग का एआई कौन है, आपके एप्पल का एआई कौन होता है, आपके मोबाइल फोन जो आते हैं उसमें किसका एआई इनबिल्ट होता है। अभी जो नए नए, जैसे अभी एक बहुत न्यूज में चल रहा है परप्लेक्सिटी सिटी, तो उसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि परप्लेक्सिटी जो है वो किसका है या उसका किसके साथ टाई अप हुआ है। कभी कभार एमओयूज होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बोल देता है कि बताओ इसका किसके साथ जो है वो टाई अप हुआ है। तो एयरटेल का आपको पता ही होगा कि एयरटेल डिजिकॉम जो है या एयरटेल कंपनी जो है उसने परप्लेक्सिटी के साथ टाई अप किया हुआ है। तो ये बेसिक जनरल नॉलेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो हमारे करंटली हमारे आसपास एनवायरमेंट में अभी चल रहे हैं, हमारे करंट डेटा में चल रहे हैं, वही करंट अफेयर का काम करते हैं। आप देखेंगे आफ्टर पेपर अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर सही बात है, इससे ज्यादा कुछ उन्होंने बात की भी नहीं, है ना। प्लस आपको जैसे हर बार का फिक्स है एक क्वेश्चन की आपसे वो स्कीम्स पर क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो स्कीम मैंने अलग से पूरी पढ़ा दी आपको। प्लस मैंने आपको एक फोटो भी भेजा जिसमें मैं केवल आपको बोलता हूँ कि 25 से 30 स्कीम्स ऐसी हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अदरवाइज आपको स्कीम्स जो है वो 40-50 बता दी गई, उतनी सारी पूरी डिटेल पढ़ भी नहीं पाओगे, याद भी नहीं रख पाओगे। तो जो बड़ी बड़ी स्कीम्स है, 20-25 स्कीम जो है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो रात दिन लोग भी बात करते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ग्रामीण स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, है ना, ग्राम सड़क योजना। तो ऐसी कुछ स्कीम्स, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया आपका, ऐसी कुछ स्कीम्स जो होती है वो आपके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं पर अब एक क्वेश्चन जो हमें जनरली मिलता है करंट से, वो मिलता है हमारे बजट से। बजट से रिलेटेड कि बताओ बजट में सबसे ज्यादा अलोकेशन किसमें हुआ है, कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा अलोकेशन हुआ है, पैसा सबसे ज्यादा किसमें दिया, बजट का टोटल साइज क्या था, बजट कितने परसेंट है हमारी जीडीपी का, बजट पिछली बार के बजट से कितना ज्यादा है, बजट किसने प्रस्तुत किया, इवन इंट्रोडक्शन ऑफ या जो सबमिशन ऑफ बजट होता है वो पूछ लिया जाता है, वित्त मंत्रालय सबमिट करता है। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें हमारे करंट अफेयर में, तो आप लोगों ने जो है इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा।
आर्थिक सर्वेक्षण में आपको कोर डेटा दे दिया गया कि ऐसा ऐसा होता है, कि मतलब मध्य प्रदेश में अभी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम इतनी है, तो वो डेटा एक थोड़ा सा याद रख लें, बहुत लिमिटेड 3-4 पेज में समराइज करके दिया है। नाउ एक करंट अफेयर का क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए अभी मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन में मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश की रैंक। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर में 3-4 डेटाज आपसे पूछे हुए हैं। कोयले का अभी आपसे पूछा हुआ है कि कोयले की रैंक क्या है, क्योंकि जनरली हीरे का आपसे पूछा हुआ है, बॉक्साइट का आपसे पूछा हुआ है, मिल्क प्रोडक्शन में पूछा हुआ है, व्हीट प्रोडक्शन में पूछा हुआ है। तो ये जो इंडिविजुअल जो आपके माइनिंग से रिलेटेड, या ये कहें कि जो हमारे मिनरल्स से रिलेटेड जो माइनिंग होती है या जो एक्सकवेशन होता है वो, और फिर उसके अलावा जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनसे जो प्रोडक्शन होता है, या एनिमल हस्बेंड्री वाले प्रोडक्ट से जो हमें टोटल इंडिया में जो हमारी रैंकिंग है वो हमें बात करना होती है। वहीं पर कुछ रैंकिंग की बात करें, जैसे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी। अब एसडीजी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सर एसडीजी हमारे उसमें लिखा हुआ है, हमारे जो स्टैटिक सिलेबस है ना उसमें एसडीजी की बात की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब सतत विकास लक्ष्य। तो इससे रिलेटेड जो रैंकिंग होती है कि मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे ना। एक और चीज आ जाती है जिसमें आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अपॉइंटमेंट्स, है ना, अपॉइंटमेंट बोल देगा कि बताइए अभी कौन हाल ही फिलहाल में ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ, तो ये कौन है, क्या है, इस तरीके से। फिर बड़े बड़े अवार्ड्स, मध्य प्रदेश में बड़े अवार्ड की बहुत वैल्यू होती है। जैसे आपके यहाँ पर अगर देखेंगे तो विक्रम अवार्ड होता है, जब आप बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, आपके राष्ट्रीय किशोर सम्मान होता है, राष्ट्रीय आपकी लता मंगेशकर सम्मान होता है, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान होता है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान होता है। तो इनके कौन जो है जिन्हें ये दिया गया है, ये व्यक्तियों के नाम पिछले 2-2 साल के मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, वो भी आप करेंगे। ठीक है, हाँ है ना रवि। ठीक, और उसके बाद हम बात करें अपॉइंटमेंट्स के बाद, जैसे कई बार अभी रिसेंटली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एई का पेपर जो आपका आने वाला है, इस पेपर के होने के लास्ट ईयर जो आपका पेपर हुआ उसके बाद जनरली आप देखेंगे तो बहुत कम नाम चेंज हुए, लेकिन फिर भी जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने नाम चेंज करने की जो बात की है, कई सारे नाम चेंज किए। तो एक नया ट्रेंड है, ये 1-2 साल से चल रहा है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आता है 3 साल से। तो ये एकदम चेंज नहीं होगा, आपको हो सकता है किसी नाम पर मिल जाए कि इसका पहले नाम क्या था अब क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहा है जिसमें मध्य प्रदेश में लोक बनाए गए हैं। लोक मतलब जैसे महाकाल लोक था ना, उसके बेसिस पे, उसी के तर्ज पर कई सारे लोक की बात भी की गई है, तो वो लोक के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था जैसे हमारे यहाँ पर वेटलैंड है, वेटलैंड मतलब आपका जो आर्द्र भूमि होती है, उसमें टोटल अभी इंक्लूजन हुए हैं हमारे। प्लस जब से हम पढ़ रहे हैं एमपीजी के, तब से आपको ये बात पता है, और रिसेंटली आपके पेपर में भी ये पूछा गया कि राता पानी जो है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है। राता पानी मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व है, टोटल टाइगर रिजर्व रिसेंटली क्वेश्चन पेपर में आपको दिया था कि टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं मध्य प्रदेश में, जिनकी संख्या आपके प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपको लिया गया है उससे इस बार में जो इंक्रीमेंट हुए हैं। जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा मध्य प्रदेश में मेट्रो के बारे में। जब आपको ऑफलाइन आपको जो कंटेंट स्टैटिक वाला पढ़ाया जा रहा था, जब आपकी जो मेट्रो सिटी बनी थी, इंदौर पहली मेट्रो सिटी बनती है, भोपाल दूसरी मेट्रो सिटी है। तो ये मेट्रो सिटीज में मेट्रो का डिस्टेंस कितना है, मेट्रो को कौन सी कंपनी बना रही है, क्या एक अमाउंट फिक्स किया गया है इनिशियली कि मेट्रो का बजट क्या होना चाहिए, इतने में मेट्रो बन जाएगी। शॉर्ट फॉर्म दे देगा कि मेट्रो को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, या इसको किसके अंडर कंस्ट्रक्शन किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया। आपको वहां पे शॉर्ट नेम भी पता होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए कि इसका शॉर्ट नेम क्या है कंपनी का। इस तरीके से भी होता है। ठीक है ना, तो होता है ये, मतलब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो है ट्रेंड वगैरह, जैसे मैंने कल आप लोगों को 2 मॉडल पेपर भेजे थे। अब वो मॉडल पेपर में आप देख के, मैं एक आध आज होगा तो कोशिश करता हूं, अगर मुझे आज मतलब 1 या 2 पेपर एक मॉडल पेपर में आपको और भेज दूंगा, उनको भी आप एक सरसरी निगाह से देख लेना। और मेरा यह अनुमान है कि आज के 2 मॉडल पेपर आएंगे, उससे आउट ऑफ 50 करंट अफेयर या स्टैटिक नहीं कहूंगा, पर 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, और ये आपके लिए एक बेसिक बात है। करंट अफेयर के मामले में अगर आप देखें तो आपने काफी सारा डेटा लिया है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा मानना है कि हर बार नई चीज पढ़ लेने से, या रिमेनिंग 2 डेज में आप नया नया डेटा उठा लाएं, कोई बुक उठा लाएं, और वो नहीं करना है। आपको बस क्या करना है, जो ये मैं बात कर रहा हूं उन्हीं को आपको रिपीट कर देना है, और इसके अलावा कोई नहीं। जैसे पद्मश्री की बात की जाए तो पद्मश्री मध्य प्रदेश में कितने लोगों को दिए गए, किन किन लोगों को दिए गए, और किस किस फील्ड में दिए गए, वो आप थोड़ा सा देख लें। नेशनल अवार्ड्स रिलेटेड टू फिल्म कैटेगरी, फिल्म में नेशनल अवार्ड मेल कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में बेस्ट फिल्म कौन सी किसको मिली है, क्योंकि भाई साहब आपके
एक व्यक्ति जो है ग्वालियर से बिलोंग करते हैं जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, नेशनल फिल्म फेयर का अवार्ड, ठीक है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मध्य प्रदेश है, जैसे आपके चंबल एक्सप्रेस वे है, अटल प्रगति पथ, अटल एक्सप्रेस वे बोल दिया गया है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो आपके उज्जैन से लगाकर खाटू श्याम जी तक चलेगा। फिर आपने एक बोला कि उसके साथ में नर्मदा आपका हो गया। फिर आपके जब नए नए सोलर पावर प्लांट या नए प्लांट्स वगैरह होते हैं तो उसमें जो अपडेटेड डेटा आपको मिलता है, या ये कहें कि आपने जो सुना है थोड़ा, ये आपके करंट अफेयर का ही पार्ट है अल्टीमेटली, राइट। तो उम्मीद करता हूं ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूं। अगर मैंने इतना सब कुछ बोला और इसमें से आपका कुछ छूट भी गया है तो अभी आप उसको बहुत ज्यादा फोकस ना करें। आप पहले तो आज और कल में आप अपने आप को स्टेबल करें और आप अपना एक रिवीजन में जो आप सोचते हैं इनिशियली, देखो मेरी एक आदत रही है, मैंने जो मुझसे पढ़े मैंने उनको कभी ना कभी ये बात जरूर बताई है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको केवल लिख कर अपनी टेबल के सामने पेस्ट कर लेने होते हैं और उस पर यह भी लिख देना होता था बिफोर एग्जाम। आपको उसमें शुरू से कुछ नहीं करना है, आपको एग्जाम के पहले उनका काम करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बेस्ट एग्जांपल है इसमें आपका ओडीओपी। एक ओडीओपी वाली बात हो जाती है, प्लस एक आपके पास जीआई टैग हो जाता है। जब ओडीओपी बताया जाता है तो 50 डिस्ट्रिक्ट्स, मोर देन 50 डिस्ट्रिक्ट्स का ओडीओपी पढ़ लेना, याद रख लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है जब आप थ्योरी पढ़ते हैं। और आपके पास फिर जीआई टैग आते हैं। जीआई टैग जब बताते हो तो डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखो, उसका जीआई टैग याद रखो, फिर उसका ईयर भी याद रखो। मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग, रिसेंटली जो जीआई टैग मिले, इन सब की जब बातें होती है तो बहुत ज्यादा लेंदी या फिर ये कहें कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू रिमेंबर ऑल एट अ टाइम। तो मैंने कहा था कि आप इसको लिख कर रखें, आप एग्जाम जब आपकी आए तो आप उस एग्जाम के एक सप्ताह पहले, 5 दिन पहले, 3 दिन पहले, अब 3 दिन पहले ही ये बात क्यों हो रही है, सेशन अगर मुझे लेना होता तो मेरे पास ये सेशन रखा था, मैं पहले ही ले लेता। क्यों नहीं लिया सेशन? इसलिए नहीं लिया, और कुछ जैसे ट्राइब का एक सेशन मैं आपको और प्रोवाइड कर दूंगा, तो ट्राइबल वाला सेशन, ये सेशन, ये इसलिए एंड मोमेंट पे आए हैं कि इस पे आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। आपको ये नहीं सोचना अरे ये रह गया वो रह गया, नहीं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आप ध्यान से क्वेश्चन देखें, सॉल्व करें, खत्म करें मामला। समझ गए ना बात? ज्यादा लोड नहीं लेना है इसके बारे में, बस एक बार आज पढ़ लो, आप मुझे आंसर बता दो, आपको आते हैं उतने ठीक है, नहीं आएंगे वो मैं बताता हूं, और उसके बाद आप सीधा इसको केवल एक, जैसे ही सेशन खत्म होगा शाम के टाइम बैठे, आपके पास ये कुछ 20-25 क्वेश्चन का डेटा आ रहा है जो शायद 100 क्वेश्चन के बराबर होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा बीच में कि वो कैसे आपके 100 क्वेश्चन के बराबर कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वहां से, ठीक। तो वो करिए और खत्म कर दीजिए मामला। एक बार रीड करिए, अब 3 दिन पहले तो जो पढ़ोगे सब याद रहेगा, क्योंकि हम लोग गजनी की लाइन से तो आए नहीं है ना, कि हम लोग याद करेंगे और भूल जाएंगे कि सर सुबह पढ़ा था, शाम को देखा कि खुद का नाम ही भूल चुके थे, वो वाली स्थिति तो है नहीं अपनी, राइट। तो ऐसा करिए, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपको मुझे कुछ आंसर करना पड़ेंगे, अगर नहीं तो मैं आपको आंसर बताता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट करके सेशन जितनी देर का होता है, क्योंकि योर टाइम इज नाउ मोर इंपॉर्टेंट देन मी, माइंड टाइम, ओके। क्योंकि मेरे पास जो है अभी टाइम है, मेरे लिए पेपर नहीं है, पेपर आपका है। क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाफट। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने 2025 में व्हाट्सएप एंड ईमेल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कानूनी समन जारी किए हैं? कानूनी समन जो होते हैं, मतलब आपके लीगल इश्यूज, जो लीगल नोटिस या लीगल समन्स जो होते हैं, वो किसके थ्रू जा रहे हैं? ईमेल के थ्रू, और वो व्हाट्सएप के थ्रू सप्लाई, मतलब फॉरवर्ड किए जाते हैं। ऐसा करने वाला कौन ऐसा राज्य है, और वो भारत का पहला राज्य है? देखो 90% तो इस क्वेश्चन को लेने के पीछे मेरा एक ही पर्पस है कि आपको आंसर पता चले, लेकिन इसके पीछे 10% एक पर्पस ये भी है कि पेपर में अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा आ रहा है और आपको आपको डाउट आता है कि इन्हीं दो स्टेट्स में कि सर इसका आंसर आइदर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो सकता है, तो मैं बोल रहा हूं अगर आपका पेपर बढ़िया जा रहा है एकदम, तब तक तो कोई बात नहीं। पर अगर आप ऐसे हैं कि मुझे कुछ 10 क्वेश्चन के और मार्जिन चाहिए, इन दैट केस ऐसे क्वेश्चंस को पिक करना और आप अपने स्टेट के साथ चले जाना, क्योंकि पीएससी क्वेश्चन पूछता है तो वो 80% टाइम्स अपने स्टेट के लिए ही पूछ लेता है। दूसरी बात ये कि ऐसे क्वेश्चंस इसलिए आपके स्टेट के लिए आ जाते हैं क्योंकि आपका पेपर जो है वो मध्य प्रदेश का पेपर है ना। आगे बात समझ में, क्योंकि यहां पर जो है वो पेपर जो आपका पेपर जो आएगा उसमें एमपी को फोकस करके पूछा जाएगा, तो ये इसलिए आपका क्वेश्चन में ये बी आंसर सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने ये पॉलिसी चालू की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की 2025 में स्वीकृत बी बायो E3, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? बायो E3 लिखा है। और बायो E3 में भी अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा है कुछ कि बायो एंड E3 ये एक पॉलिसी है, और ये 2025 नहीं, ये पुरानी चली आ रही है। इसको 2025 में समझें, ये 2000 पुरानी चली आ रही है, लेकिन इसको फिर से वापस से इस पे मुद्दा आया है, यानी कि ये न्यूज में रही है, तो हम इस पे बात कर रहे हैं। बायो E3 पॉलिसी का मेन लक्ष्य क्या है?
अब दिखने में तो छोटी सी पॉलिसी, लेकिन अब हमें यहाँ से E3 से पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज E3। तो हम लोग बताइए, ऑप्शन ए आपको लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन, उच्च प्रदर्शन जैव निर्माण यानी कि हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, जैव प्रौद्योगिकी को एआई से जोड़ना, इंटीग्रेटिंग बायोटेक्नोलॉजी विद एआई एंड डिजिटल साक्षरता यानी कि क्या डिजिटल लिटरेसी के बारे में। यस, रवि का करेक्ट आंसर है सर, जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम एआई से कनेक्ट करना चाहते हैं, यही इसका मेन उद्देश्य है और लक्ष्य है। और हमारे पेपर के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पेपर में एआई को ऐड करा हुआ है इन्होंने आईसीटी के सेक्शन में, राइट। तो ये बायो E3 जो है ये है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करें हम लोग, सर ये बायो E3 जो है ना, इसमें ये E3 क्या है, जब बात की जाती है तो ये E3 भी तो कुछ होना चाहिए। सर इस E3 का मतलब है इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी को भी फोकस करेंगे, एनवायरमेंट पे भी फोकस किया जाएगा एंड एम्प्लॉयमेंट पे भी फोकस किया जाएगा व्हेन इट कम्स टू बायोटेक्नोलॉजी, राइट। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बायो E3 पॉलिसी जो है इसको अप्रूव कब किया गया है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों न्यूज में होती है, अब आप समझें। इसको मोदी जी ने हाँ एलिमिनेशन, देखो एक एक ये भी बात है, जब आप पेपर में पहले प्रैक्टिस करके जाते हैं, ये रवि के मैं क्वेश्चन के बीच में बता रहा हूं, पर जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे होते हैं तो आपको कई बार पेपर में एलिमिनेशन वाली हेल्प भी मिल जाती है कि सर ये तो मतलब हमने पढ़ा था कि ये उसका आंसर है तो हटा दो इसको, इस तरीके से भी मिल जाता है कई बार, ठीक। चलिए, तो हमने कहा कि पहली बात तो आपको इस क्वेश्चन में एक डेटा ये मिलेगा कि व्हाट इज ई। अब देखो पेपर में जरूरी नहीं है कि सर यह है बायो E3 का क्या लक्ष्य है, ये तो मेरी तरफ से बना हुआ क्वेश्चन है। अब अगर बायो E3 को आपसे ये ना पूछकर केवल ये बोल दिया जाता है कि मध्य प्रदेश या इंडिया में इंप्लीमेंटेड बायो E3 पॉलिसी जो कि अगस्त 2024 में अप्रूव की गई है कैबिनेट के द्वारा, ठीक है, ये पॉलिसी को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, तो इसमें विच वन इज नॉट द ई, मतलब तीन ऑप्शन है, या तो बोल देगा कि ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ए बी करेक्ट है, बी सी करेक्ट है, एबीसी तीनों करेक्ट है, और एक और कोई ऑप्शन बता देगा नन ऑफ द अबव। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तीन ऑप्शन में मना कर दे कि इनमें से कौन सा ई नहीं है ना, और वो इकोलॉजी दे दे यहाँ पर, या आपको ई से कोई और फैक्टर बना के दे दे, ठीक। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। इसलिए यहाँ पर आपके लिए ये जो इकोलॉजी लिखा हुआ है, एनवायरमेंट लिखा हुआ है, एंड इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट और आपका एनवायरमेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करें हम लोग कि ये एम वगैरह तो ठीक है, हमारे यहाँ पर एक डेटा आ रहा है, जैसे नाम लिखा हुआ है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है ना, वो आपके बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है, वो बायोटेक मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं ये, तो इनका नाम भी यहाँ से याद रखेंगे। और ये आपकी जो भी है थोड़ी सी थ्योरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ खास बात नहीं है, एआई के साथ में मर्ज हो रही है, एआई के साथ में इसको लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2024 में युवाओं के उद्यमिता को समर्थन करने हेतु कौन सी केंद्रीय योजना शुरू हुई है। अब बात यह है कि क्वेश्चन जब पढ़ें तो केवल अधूरा ना पढ़ें, और जो आपको ऐसा लगता है कि सर इसमें थोड़ा सा फोकस करने जैसी बात थी, लाइक हम यहां पर कह रहे हैं, ये देखो उद्यमिता लिखा हुआ है। उद्यमिता मतलब आप यहाँ पर इंटरप्रीनरशिप की बात कर रहे हैं। अदरवाइज हमारी गवर्नमेंट ने युवाओं के लिए 2024 क्या कई सारे सालों से युवाओं के लिए तो काम कर ही रही है, रोजगार के लिए तो चीजें दे ही रही है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए, या ये कहें कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई ऐसी स्कीम चालू की है क्या जो आपके लिए हो, तो आप ऑप्शंस पढ़िए। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस है ना, हाँ। चलिए, आत्मनिर्भर युवा कोई स्कीम, यस स्कीम है, लेकिन इसके लिए नहीं है। स्टार्टअप भारत, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अगर इनको रोजगार योजना ही देना होती, देखो ऑप्शन कभी कैसे एलिमिनेट होते वो भी मैं बताता हूँ। अगर इनको रोजगार योजना के बारे में बात करना होती या रोजगार योजना नाम रखना होता तो क्या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दी होती, इमेजिन। और लॉजिक लगा हो आप वहां पर पेपर में बैठे हो, आपको इसका आंसर कम आने की थोड़ी इच्छा हो रही है, मतलब इच्छा से मेरा मतलब है कि आपको ऑप्शन क्लिक नहीं कर रहा है एकदम, सर ये नहीं हो सकता, पीछे रोजगार लिखा हुआ है। रोजगार का मतलब होता है डायरेक्ट आपको एम्प्लॉयमेंट दे देना, लेकिन यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की बात है। फोर्थ ऑप्शन देखो, स्किल इंडिया। अरे स्किल इंडिया प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको स्किल डेवलप करने के लिए आपको कुछ स्टाइपेंड दिया जाता है, देन उसके बाद आपको उसी फील्ड में एम्प्लॉय बनाया जाता है, ना कि आपको कंपनी खोल के देती है गवर्नमेंट। तो स्किल इंडिया जो है एक मिशन बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें जो आपके यहाँ के जो युवा हैं उन लोगों को केवल स्किल प्रोवाइड की जाएगी, स्किल सिखाई जाएगी, सो दैट हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टअप भारत, ठीक है।
अब इसको केवल स्टार्टअप योजना बोल देगा, अगेन इट इज ओके। ये बात हो गई। अब इसके बारे में सर थोड़ी सी जानकारी की बात करें तो ये मोदी जी ले दे के इसके पीछे पड़े हुए हैं। ये स्टार्टअप इंडिया जो है स्कीम है ये, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया में इन्होंने काफी बात की है कि हम स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आप याद रखेंगे। और एक बात करें सर, इतनी सारी बातें ठीक है, लेकिन बाई चांस कभी पेपर में ये आ जाए कि किसे हम स्टार्टअप कहते हैं, क्योंकि देखो जितना मुद्दा चल रहा है उस हिसाब से आपको बहुत हद तक तो पता है कि स्टार्टअप का मामले में मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है ना। और आईटी के स्टार्टअप्स जो है वो बहुत सारे आ रहे हैं। तो क्यों ना थोड़ा सा, क्या आज फिर क्लास रुक रही है क्या? बाकी लोगों को भी इश्यू आ रहा है क्या ये क्लास हैंग करने का या रुकने का? बताओ। अगर आ रहा है तो मैं कुछ करता हूँ इसका, आपको थोड़ा सा मेरा वेट करना पड़ेगा फिर। जल्दी बताइए। अगर आ रहा है तो 5 मिनट में क्लास वापस लाइव हो जाएगी आपकी। ब्लर भी हो गया ना, ठीक है, क्लास 5 मिनट में लाइव हो रही है। बताइए। ऑल क्लियर? सब ठीक है? अब चलें, बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है। अभी भी ब्लर आ रही है क्या क्लास?
हाँ, तो चलिए, अब हमने कहा कि अगर मुझे स्टार्टअप की डेफिनेशन देखना है, मुझे क्या देखना है, स्टार्टअप की डेफिनेशन की, किसे स्टार्टअप कहेंगे, ठीक। तो देखो, सबसे पहली बात तो एक ऐसी यूनिट जो 5 साल से ज्यादा नहीं हुए उसको पहले, मतलब रजिस्टर हुए उसको 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो ईयरली अगर हम बात करें, जो टेन्योर होना चाहिए वो भी एक साल में, फाइनेंशियल ईयर में 25 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। हमको कहा गया कि उसको भारत में रजिस्टर हुए 5 साल से ज्यादा नहीं, और उसका जो टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या होगा कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा से रिलेटेड, या हम बात करें कि ये या तो कोई प्रोडक्ट बनाती है या सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट बनाए या सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है। जैसे कभी आपने ये भी सुना होगा कि एक कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है, हम बात कर रहे हैं हमारे किसी भी एग्जांपल, जैसे ले लीजिए आप आपने कि आप तो वो देखते हैं आजकल जो वो कुछ जजेस बैठ जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप, एक वो आपका शो है ना जिसमें जजेस बैठ जाते हैं और वो कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वो अपने पैसे लगाते हैं, यार मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा, ठीक है, वो एक शो हो गया, वो हो गया, उसमें प्रोडक्ट को भी सेल किया जाता है। और कई बार आपने देखा, जैसे जियो है, फॉर एग्जाम्पल, जियो जब आया था तो उसने अपनी तरफ से क्या स्टार्ट किया था, सर्विस प्रोवाइड किया था, मतलब उसने अपना एक नया वो इंटरनेट या आपका जो कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, तो सर्विस और आपके जो प्रोडक्ट है दोनों यहाँ पर काम करते हैं, उनको आप स्टार्टअप बोल सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, जो नया इनोवेशन होना चाहिए, शार्क टैंक, यस शार्क टैंक है ना, तो वो आप वहां पे आप जब लोगों को देखते हैं तो अपना प्रोडक्ट बताते हैं कि हमने ये चीज बनाई है, फिजिकल प्रोडक्ट, तो वो भी स्टार्टअप की कैटेगरी में जाता है। नवाचार यानी आपके इनोवेशन, डेवलपमेंट, और उसको जो आगे आप जो है कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस दिशा में काम करने वाली चीज को हम स्टार्टअप कहेंगे। क्लियर है बात। और इसके लिए जो है आपका इंटर डिपार्टमेंटल बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तभी, ठीक। फ्री का नेट, इंटरनेट, जियो, है ना। चलिए बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गया ये, बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे कि, हाँ यस, 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रखना इसको हम बोलते हैं, ये पोस्ट हमारी कहलाती है सीजेआई। क्या कहलाती है, सीजेआई। सीजेआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको बताना है क्या वो एनवी रमना जी है, डीवाई चंद्रचूड़ जी है, भूषण रामकृष्ण गवई है, या फिर आपके राजीव खन्ना जी हैं, जल्दी बताइए। इंडिया का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। यस, बी आर गवई जी, बी आर गवई नाम है उनका, और ये आपके भारत के सीजीआई बने हैं। तो आप कहेंगे कि यहां से आपका सी आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। पूरा नाम देखें तो भूषण रामकृष्ण गवई जी, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम लोग। अब इनमें 3 बातें मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर याद रखने योग्य बातें हैं। क्या बातें हैं सर, पहली बात यह है कि आप पहले व्यक्ति का नाम देखेंगे तो ये आपके एच जे कानिया जी हैं। कौन है, एच जे कानिया जी या कनिया, जो भी आप बोलना चाहें। ये भारत के पहले, आजादी के बाद हमारे पहले अगर कोई सीजीआई बने तो मैंने एच जे कानिया जी, यहां पर नाम लिखा हुआ, हीरालाल जाकी सुंदास, जेकी सुंदास जो है, जे किशन दास होगा, ये जे किशन दास में सुन बना है, ठीक। कानिया जी, एच जे कानिया के नाम से याद रहते हैं ये। इनके पहले भूषण रामकृष्ण गवई जी, जो बी आर गवई जी जो हैं, इनके पहले कौन थे, तो वो संजीव खन्ना थे, और कंफ्यूजन बस यही होता है, ठीक है। यस, और मध्य प्रदेश के जो आपके सीजीआई हैं, अभी एक क्वेरी भी आई थी मेरे सामने, मध्य प्रदेश के जो सीजीआई, सॉरी मध्य प्रदेश के सीजीआई नहीं कहलाएंगे, मध्य प्रदेश के तो कहलाएंगे वो आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कहलाएंगे, वो सीजीआई नहीं कहलाते क्योंकि ये इंडिया के होते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे, वही पहले टेम्परेरी एडहॉक बेसिस पर काम कर रहे थे, और वही व्यक्ति जो है अब वो परमानेंट भी उनको शपथ दिला दी गई है, राइट। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय हेल्थ इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है, बताइए। ऑप्शन आर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या ओडिशा। ये है हेल्थ इंडेक्स वाली बात, कौन सी है, हेल्थ इंडेक्स की। हेल्थ इंडेक्स में कौन रहा, एफएचआई बोलते हैं इसको, ठीक है, बताएंगे आप। नहीं पता, चलो मैं बता देता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ओडिशा।
उड़ीसा राज्य इस बार जो हेल्थ इंडेक्स में है वो पहले नंबर पर आ गया। ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग वाली बात थी। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, लेकिन याद रखना फिजिकल राजकोषीय पैसे से रिलेटेड है, ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, राज्य की हेल्थ से रिलेटेड है। राज्य जो है ना, राज्य जो किस तरीके से काम कर रहा है, उसके पास कितना अमाउंट है, कितना पैसा उसके पास, उसकी जीडीपी क्या है, क्या ग्रोथ है और फ्यूचर उसका कैसा है, इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है एफएचआई। और जारी कौन करता है? अब दूसरा यही क्वेश्चन में ही आपको एक आंसर मिल रहा है, सर एफएचआई मध्य प्रदेश या इंडिया के लिए जो जारी करता है वो नीति आयोग है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ और चीजें। जैसे यहां पर आप देखेंगे कि इसमें भी क्या होता है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेशनल, ऐसे आपके कुछ स्टेट्स के नाम होते हैं। अब क्योंकि आपने अभी क्या बोल दिया कि सर जो आपका एफएचआई है उसमें ओडिशा फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए जब बात आती है तो मध्य प्रदेश इसमें से कौन सा राज्य है सर? मध्य प्रदेश जब आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको मध्य प्रदेश यहाँ दिखाई देगा और वो फ्रंट रनर की कैटेगरी में, मतलब एफएचआई में आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, एमपी जो है वो कैसा हो जाएगा, फ्रंट रनर। इसकी रैंक नहीं पूछी जाती है कि इसकी रैंक क्या है, बस जब आपका कैटेगरी बनती है तो फिर उसमें आपका अचीवर, टॉप परफॉर्मर 100% मार्क्स आ जाते हैं तो उसको टॉप परफॉर्मर बोल दिया जाता है। बाकी अचीवर, परफॉर्मर इस टाइप से यहाँ पर बातें हैं। सॉरी, इसमें अचीवर है वो परफॉर्मर वाला अलग केस होता है। क्लियर है क्या? हाँ, एक चीज ये जो रवि कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक है। संजीव खन्ना जी सीजेआई रहे हैं, ये हमारे देश के कौन है, एक्स सीजेआई है, ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन अगर हम बात करें एमपी के चीफ जस्टिस, एमपी के सीजे जो हैं वो अभी कौन है, तो वो संजीव सचदेवा जी हैं। कौन है? संजीव सचदेवा। ठीक है, और यही पहले टेम्परेरी भी थे और इन्हीं को अब फाइनली अपॉइंट कर दिया गया है। आप जब डेटा देखेंगे तो संजीव सचदेवा जो है वो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। ठीक है, चलिए, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। अब हमारे पास ये सब तो ठीक है, हमारे पास एक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हमारे पास क्या आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आता है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इसको भी, अब पहले तो क्या है, ये विश्व स्तर पर डिसाइड किए गए गोल से। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि हम आज की पूर्ति भी कर ले और भविष्य को भी ध्यान में रखें। अब जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए तो विश्व स्तर पर 17 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई कि आपके यहाँ रिलीजियस फ्रीडम कितनी है, पॉवर्टी का लेवल क्या है, आपके यहाँ एजुकेशन कितनी अच्छी है, आपके यहाँ हेल्थ कितनी अच्छी है, आपके यहाँ फूड कितना अच्छा है, आपके यहाँ प्योर वाटर और ड्रिंकिंग वाटर की बात करें वो कितना अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी आगे की, आपके यहाँ कितने लोग जो है वो बीपीएल में है। ये सारे फैक्टर अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग सब्जेक्ट्स बनाए गए या अलग अलग गोल बनाए गए। टोटल 17 गोल्स की जब बात होती है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, ये क्वेश्चन के बिना, मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन भी ऐड किया होगा आई थिंक, चलो मैंने शायद क्वेश्चन ऐड नहीं किया है। वी विल डायरेक्टली रीड दिस। ठीक है, चलो देखो, यहां पर अगर आप बात करो तो हमारे मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के लिए हमें डेटा याद करना पर पूरा पढ़ना पड़ेगा। जो एसडीजी है, एसडीजी जो है ये 3। अब देखो आपने अभी क्या पढ़ा, अगर आपने यहां पर क्वेश्चन देखा था जिसमें आपको मिला था राजकोषीय हेल्थ, तो ये जो एसडीजी 3 मतलब थर्ड नंबर का जो गोल है, एसडीजी का थर्ड नंबर का गोल है ना, थर्ड गोल जो है, थर्ड गोल जो है वो किससे रिलेटेड है, तो सर वो रिलेटेड है जो हमारी हेल्थ है ना उससे रिलेटेड। किससे रिलेटेड? हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, हेल्थ इंडेक्स कहलाता है, एसडीजी के अंदर ये हेल्थ कहलाता है। क्वेश्चन कुछ नहीं है रवि, इसका क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। मैं आपको एसडीजी बताने जा रहा हूं जो आपके इसमें करंट अफेयर में आता है डायरेक्टली आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि यहां पर जो आया था वो आपका नीति आयोग आ गया था, ये नीति आयोग वाला, और उसी में आपका हेल्थ इंडेक्स आ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं नीति आयोग का ही, इसका नीति आयोग का ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में थर्ड गोल जो है वो किससे रिलेट करता है? हेल्थ से रिलेट करता है। और इसमें हमने बात की है स्वास्थ्य और कल्याण की, देखो ये लिखा है हेल्थ एंड वेलफेयर की बात की गई है। और इसमें अगर बात करें हम लोग सबसे पहले नंबर पे कौन है, तो सर गुजरात ने टॉप किया है और निचले स्थान पर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ रहा है। हम लोग 17 गोल या 16 गोल का इंडेक्स आता है टोटल। मध्य प्रदेश जिस स्टेट में, जिस लेवल पे है उसमें सबसे बेकार स्थिति हमारी थर्ड में है। हमारे यहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण नाम की चीज, मतलब हम लोग सारे स्टेट में सबसे बिलो लाई कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जब बात आती है कि सर एसडीजी पूरा अगर हम देखें ओवरऑल, सोलह पूछा था, मतलब मेरे को ये बताओ एसडीजी के टोटल नंबर ऑफ गोल्स पूछे या एसडीजी पे 16 नंबर पे क्या था ये पूछा, ये बताया, ये पूछा गया था, ये बता दो मेरे को रवि।
असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर्स हुए अभी फिलहाल में, उनकी अगर बात कर रहे हो तो मुझे ये बता दो कि जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो किससे आया था। मतलब 16 गोल्स अलग अलग पूछे थे, या कितने गोल्स होते हैं, या 16th नंबर का गोल क्या होता है, वो अगर आप मेरे को बोल दोगे तो मैं आज ही शाम को आपको एक फाइल फॉरवर्ड कर दूंगा, 1 से लगा के 16 तक के पूरे गोल लिखे हुए। चलो, अब एसडीजी के इसमें हम अगर देखें तो हमारे पास एसडीजी में अब केवल मैंने मध्य प्रदेश का यहाँ डेटा लिया है। अच्छा, 16 पर क्या है, चलो मैं 16 गोल आपको भेजता हूँ आज, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के बारे में आप अगर देखेंगे तो 2018 से जो ये इंडेक्स रिलीज होने लगा है, आज आपके पास जो इंडेक्स अवेलेबल है वो 2023-24 का इंडेक्स है। कब का? 2023-24 का ये इंडेक्स लेटेस्ट इंडेक्स है। इस इंडेक्स में जो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट किसको मिला, तो यूपी को मिला। सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट किसको मिला? यूपी को। और मध्य प्रदेश भी इसी कैटेगरी में आता है कि इन्होंने ना अच्छा परफॉर्म किया है, या ये हमारे टॉप गेनर की कैटेगरी में आता है। पहली लाइन पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो अब हमने कहा कि ये हो गया टॉप गेनर। सर मध्य प्रदेश जो है ये टॉप गेनर तो है ही, क्या मध्य प्रदेश इस 2023-24 में 2023-24 के इंडेक्स में क्या मध्य प्रदेश परफॉर्मर है, रनर है, अचीवर है, या टॉप गेनर है, क्या है? तो आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश और कुछ राज्यों के साथ, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश है, दीज आर दी फ्रंट रनर इन दी कैटेगरी ऑफ दिस गोल। टोटल ओवरऑल जो रिजल्ट निकलता है उसमें 100 में से मार्क्स दिए जाते हैं, और मध्य प्रदेश को 67 मार्क्स मिले हैं। कितने मार्क्स मिले हैं? 67। इसलिए ये फ्रंट रनर की कैटेगरी में पहुंच गया है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बारे में अगर मुझे कोई बोल दे कि पेपर बना दो, मैं ये क्वेश्चन डालने वाला हूं। आइदर मैं ये लिखूंगा कि एसडीजी 23-24 में मध्य प्रदेश जो है उसके पास कितने पॉइंट्स हैं, या ये कहें कि मध्य प्रदेश की जो रैंकिंग है वो मध्य प्रदेश किस कैटेगरी में लाई करता है। तो दोनों बातें याद रखें, मध्य प्रदेश जो है आपका फ्रंट रनर स्टेट है। कौन सा है? फ्रंट रनर स्टेट कैटेगरी में आ गया है। और दूसरा, इसके पास टोटल मार्क्स 67 है, और इसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ पिछली बार से, तो 62 से हम लोग 67 पे आ गए। खत्म मामला, ठीक है। एसडीजी में इतना याद रख लो, ज्यादा डीप में जाएंगे नहीं वैसे, जहां तक मुझे लग रहा है। नाउ अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मोदी जी इसके बारे में इंटरनेशनल लेवल पर बात कर चुके हैं, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा एक मिशन लाइफ चलाया गया है, कि मिशन लाइफ जो है ये किससे रिलेट करता है, या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट मिशन। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार जीवन शैली को बढ़ावा देना, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना। क्या गेस करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए? अगर आपको गेसिंग बोली जाए तो आप एबीसीडी में से क्या गेस कर सकते हैं? करेक्ट आंसर है पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार जीवन शैली को बढ़ाना। वेरी गुड रवि। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी की बात है, इन्होंने ये लॉन्च किया है, टुडे लिखा है, बात काट दो। लाइफ मिशन है, लाइफ का मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफ का मतलब क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। और ये प्रेजेंट यूएन सेक्रेटरी जो है वो एंटोनियो गुटरेस है, आपके जनरल सेक्रेटरी जो है, उनके लिए उनके सामने इसके बारे में बात हुई। और कहां हुई है? वो जब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की विजिट पर आए थे, जो कहां पर है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी? तो एकता नगर, स्पेशली गांव का नाम एकता नगर है, क्योंकि वो एक यूनिटी मतलब एकता, तो वो बना दिया गया, और गुजरात में। ठीक है, मिशन लाइफ जो है वो क्या करेगा? तो इट विल फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज डेमोक्रेटिक इन विच एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट विद देयर रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। आपको अपनी लाइफस्टाइल ऐसी रखना है कि आपका एनवायरमेंट चेंज ना हो। मतलब आपको अगर केवल मार्केट जाना हो, थोड़ी सी दूर है, तो पैदल पैदल जाओ, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेकर मत जाओ, ये बोलना चाह रहे हैं वो लोग। ठीक है, अच्छा 3R। मोदी जी अपने वक्तव्य में कई बार 3R के बारे में बार बार बात करते रहते हैं, और ये 3R कई पॉडकास्ट वालों ने बहुत फेमस कर दिया है, तो हमको ये भी देखना है 3R का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है रियूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। कभी कभी पेपर में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, भूले भटके अगर आ गए तो पेपर में डाउट ना हो आंसर लगाते। हालांकि आपको ये पता होगा कि इसका मतलब सर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल होता है। फिर भी अगर मान लीजिए आर से रिहेबिटेट आ जाता है, आर से आपका कोई और एक आपका वर्ड बनाकर दे दिया जो इनसे सिमिलर हो, इन दैट केस आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक बार देख लेना ठीक होता है। तो ये आपके हो गए क्या? ये आपके हो गए
3 आवर्स। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, क्वेश्चन है, बताइए आंसर। क्वेश्चन अच्छा है। हर ग्रामीण घर तक नल का जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? और ये योजना छोटी मोटी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की योजना है। किस स्तर की है? राष्ट्रीय स्तर की योजना है ये। ठीक। कोई एक स्टूडेंट मुझे बोल रहा था कि सर नेशनल लेवल के लिए हम क्या करें? तो मेरा मानना है या मेरा कहना भी है, अगर आप एनालिसिस करें प्रीवियस ईयर या जो आपके रिसेंट पेपर्स हुए हैं पीएससी के द्वारा लिए गए, और जहां पर सिमिलर सब्जेक्ट या सिमिलर सिलेबस के साथ पेपर लिया जाता है, वहां पर उनकी प्रोबेबिलिटी होती है इस बात की कि वो क्वेश्चन जो है वो एमपी को टच करता हुआ ही पूछें। जैसे एमपी किसी चीज में फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, टोटल दलहन प्रोडक्शन में, टोटल वीट प्रोडक्शन में अगर हम कहीं पर लाइक करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैटल्स हमारे यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा है। तो इन बातों के लिए फिर आपको वो ऐसा नहीं देखना होता है कि इंटरनेशनल या नेशनल लेवल में क्या होगा। ठीक है। तो हमने कहा कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप मुझे आंसर दे रहे हैं बी, विच इज वेरी करेक्ट। जल जीवन मिशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक। ठीक है सर, जल जीवन मिशन है। इसके बारे में और कुछ बताइए। तो ये रहा, सरकार ने 15 अगस्त 2019 को, ठीक है, को जल जीवन मिशन को की शुरुआत की है। इसको जेजेएम बोलते हैं आप लोग, है ना, जल जीवन मिशन। और इसके राज्यों के साथ साझेदारी, मतलब राज्य को बोल दिया गया है कि हमने स्टार्ट किया है, कुछ फंडिंग हमारी होगी, आप स्टार्ट करें और इसको इंप्लीमेंट करें। मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो यहां पर आपको मध्य प्रदेश के लिए कुछ फैक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक जिला है बुरहानपुर, जिसके यहाँ पर एक किला भी है असीरगढ़, जिसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर देखो कितनी बातें आपको एक साथ मिलती है। दक्षिण का दरवाजा, सर दक्षिण के दरवाजा किस जिले से संबंधित है? तो वो बुरहानपुर जिले से संबंधित है। और ये हमारे देश का पहला, डोंट फॉरगेट, ये देखो देश का पहला जो है वो आपका जिला बना है जो कि हर घर नल से जल में अग्रणी है, या सर्टिफिकेट मिल चुका है इसको। कौन सा जिला बना है? ये हर घर नल से जल जिला बना है। ठीक है, क्लियर। और इसमें अब आप बात करें आगे कि सर ये जो है यहाँ पर 254 गांव हैं टोटल, कितने, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात है तो थोड़ा डिटेल कर लेना ठीक होगा। 254 जो विलेजेस हैं, उन विलेजेस के सभी ग्राम सभा जितनी भी लगती है, जो वहां लोग रहते हैं उनकी ग्राम सभाएं हैं, उनके द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। क्योंकि हमारा जो पूरा गांव जो है वो हर घर जल से, मतलब हर घर नल से जल वाला या हर घर जल वाला डिक्लेयर हो चुका है। वो खुद डिक्लेरेशन दे रहे हैं इस बात का, राइट। चलिए, अच्छा इसमें एक फैक्ट और है, अगर आप देखें कि कभी कभार कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई चीज पूछना होती है तो ये बोल देता है कि जल जीवन मिशन चालू तो किया, लेकिन ये बताइए इसके ऊपर पावर किसकी होती है? तो याद रखना यहाँ पर लिखा था कि ये राज्य का विषय होता है। इसके बारे में जो रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं वो स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं। सरकार ने तो एक मिशन लॉन्च किया है। सरकार ने कहा है कि देखो भाई, यहाँ की जनता को क्या मिलना चाहिए? शुद्ध पानी, पेयजल मिलना चाहिए, तो वो बस है। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बताएंगे। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही है बहुत आसान, क्वेश्चन फ्रेमिंग इजी हो गई है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें पूछी जा रही हैं। रवि, वो राज्य का विषय है, राज्य का विषय है पेयजल, याद रखेंगे, है ना। इसका आंसर सेंट्रल कर रहे हो। चलो, आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गगनयान का। आप बताइए, क्या ये रेलवे से रिलेटेड है? नहीं। क्या ये ग्रामीण इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड? नहीं। डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड? नहीं। सर ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू स्पेस ट्रेवल। और क्योंकि हम लोग, हमारे यहाँ के सुधांशु जी भी बहुत अच्छा काम करके आए हैं, अभी इंडिया आए भी हैं वो, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस की पूछने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। गगनयान जब पूछा जाता है तो भाई साहब कोई भी व्योम मित्र को नहीं भूल सकता है। जब गगनयान पूछा जाएगा तो व्योम मित्र बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैंने मेंशन किया नहीं, मैं लिख दूंगा अभी यहाँ पर अगर क्या हुआ है ये। अब क्या है, गगनयान भारत की एक ऐसी परियोजना है जिसमें ये स्पेस में ह्यूमन को भेजेंगे। अभी सुधांशु जी जब गए तो वो नासा के साथ जाकर आए, और जो डेटा लेकर आए होंगे वो नासा को मिलेगा। हमने काफी सारा पैसा दिया होगा सुधांशु जी को वहां भेजने के लिए। क्यों भेजने के लिए? क्योंकि भाई साहब जब आपको बिल्कुल ही नहीं पता होगा कि वहां ऊपर क्या होता है, तो आप कैसे डायरेक्टली किसी भी व्यक्ति को अपने यान में भेज देंगे। तो जब इनका एक 5 लोगों का ये जो मेंबर, 5 मेंबर का जो वो गया स्पेसशिप, तो आपने किसको भेजा? सुधांशु जी को, सो दैट कि वो पूरे ट्रेवल को समझ के आए, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चेंज होना चाहिए, क्या क्या अपडेशन होना चाहिए, हमें बताएं और हम बात करें आगे। ठीक है, तो नासा के साथ टाई अप में किसी एक कोई भी इनका मिशन रहा होगा, उसमें भेजा उनको। बात करेंगे गगनयान की, तो गगनयान मिशन भारत की चल रही परियोजना जिसके तहत 3 सदस्यों को भेजा जाना है, और वो 400 किलोमीटर की जो हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है,
LEO का मतलब यहाँ पर क्या है, तो वो है लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। और इस लोअर अर्थ ऑर्बिट में हम लोग कितने दिन रहने की विचार कर रहे हैं, तो वो 3 दिवसीय गगनयान होने वाला है और ये आपका मानव मिशन है। जनरली भारत जब स्पेस में कोई चीज भेजता है तो मानव रहित भेजता है। जैसे आपसे पूछे चंद्रयान मानव रहित है या मानव यान था, तो मानव रहित था, ठीक है। हाँ, और अब हम बात कर रहे हैं कि जब आपको किसी व्यक्ति को भेजना है तो मुझे बताइए, आप जब व्यक्ति को भेजोगे वहां पर, तो आपको आपको व्यक्ति को जब भेजना होगा तो आप पहले टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग में कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए रोबोट बनाया गया है। रोबोट का नाम है व्योम मित्र, जो आपको यहाँ पर क्या करके देता है, टेस्टिंग के दौरान आपको हेल्प करता है, ठीक है। व्योम मित्र, आगे बढ़े। 1 सेकेंड है ना, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा आज गड़बड़ चल रही है। हेलो, नमस्कार, कौन? जी जी सर, मैं करता हूँ, क्लास में हूँ, लाइव क्लास में, आपको कॉल करता हूँ, है ना। हाँ, तो बात करते हैं हम लोग कि ये व्योम मित्र क्या है, रोबोट है, ठीक है, जो हमारे गगनयान के लिए टेस्टिंग में यूज होता है, उड़ान पूर्व परीक्षण के लिए, क्लियरली आपके सामने मेंशन किया हुआ है, ठीक। चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइए, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको देखेंगे तो ये 4-5 स्टार लगा सकते हैं आप, इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। जहां पर विमान यानी कि आपके जो ये जितने भी एरोप्लेन वगैरह होते हैं या जो फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं, उनको या तो उससे टेक ऑफ करवाना या वहां पर लैंड किया जा सके, ऐसे पोत का नाम, और वो पहला कंप्लीट स्वदेशी हमने खरीदे हैं, हमने खरीदे हुए हैं, क्योंकि आपकी नौसेना जो है, आपकी जो नेवी है, उसको आपको एम्पावर करना था, इस वजह से आपने करोड़ों अरबों रुपए देकर आपने इसे खरीदे तो हुए हैं, लेकिन अभी बात आ रही है कि हम खुद अपना बनाएंगे, और जब अपना बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे भाई। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, विमान वाहक पोत बताना है, इसमें से कौन सा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसका नाम है विक्रांत, इसका नाम क्या है, INS विक्रांत नाम है, राइट। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने INS विक्रांत का डेटा लिया हुआ है, अगर आप देखें तो आपको इसमें बेसिक बेसिक अगर हम बात करें तो देखो, वेपनरी की बात करते हैं सर, इसमें ना 34 फिक्स्ड विंग एंड रोटरी एयरक्राफ्ट है, MiG-29 KG एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट यहाँ पर है ना, कमाऊ यहाँ पर 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर है यहाँ पर, ठीक है, अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर भी लगाए हुए हैं। जो हमने यहाँ पर लाइट हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं, जो खुद अपने एडवांस हेलीकॉप्टर है, जो खुद के बने हुए, वो भी यहाँ पर है। अमेरिकन बिल्ट MH-60R, वो भी इसमें हमने क्या कर दिए हैं, इनबिल्ट कर दिए हैं। और ये देखिए आप, अगर आप इसको देखोगे, आपके यहाँ पर एक डेटा लिखा हुआ है, आप शॉक हो जाओगे, ये आपकी 262 मीटर लंबी पोत है, 262, 262 मीटर्स। अगर आप इन जनरली बात करें ना सर, 262 मीटर्स इंटू 3, आपके पास अराउंड 786 फीट बन रहा है। ये कितना बन रहा है, मैंने ज्यादा कर दिया क्या, नहीं 250 और 12 या 36 सही किया है, ये 786 फीट एक अप्रोक्स, ठीक है। समझ गए आप। अब यहाँ पर जितनी चीजें लिखी हैं उन सबको आप पढ़ेंगे, ये बेसिकली एक एक बार पढ़ने लायक चीजें हैं। INS विक्रांत है पहला स्वदेशी, ये आपका कौन सा है, पहला इंडिजिनस है ये स्वदेशी, फर्स्ट। चलिए बराक मिसाइल को भी इस पे चेक कर लो। हमारे विनय भाई साहब का कहना है कि जो बराक मिसाइल है उसको भी इस पर लॉन्च वो किया गया है, बराक मिसाइल क्या बोलते हैं यार, मैं क्यों आज लोड किया गया, सॉरी, भी लोडेड हैं, चेक इट, एक बार चेक कर लेना, है ना, न्यूज में आप देखोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि मिसाइल बहुत बड़ी, पाकिस्तान के साथ तो गड़बड़ चल ही रही थी, तब बराक मिसाइल का नाम भी आ गया था, बोले वो छोड़ दो उनके ऊपर एक बार। अरे नहीं नहीं यार रवि, इंडिजिनस पहली बनी, रिटायर क्यों कर देंगे यार, अभी पहली तो बनी बेचारी, ठीक। चलो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम INS विक्रांत है, इसका डिजाइन भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो, युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो, नीचे आप देखेंगे वेपन वारशिप डिजाइन ब्यूरो जो है उसने किया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये भी याद रखेंगे, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनी है, नाम विक्रांत रखा गया है। विक्रांत का मतलब क्या होता है, तो विजय और वीर, यानी कि आप यहाँ पर कहेंगे इसका मीनिंग है विक्टीरियस और गैलेंट, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत की पहली राफेल जेट महिला पायलट कौन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो रवि, मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को, परेशान नहीं होना कोई भी, जब ऐसे ही बता देता हूं ओरली, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना,
आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसको थोड़ा सा रिलेट किया जाएगा एमपी के साथ। किसके साथ? एमपी के साथ। उसमें जो पेपर में क्वेश्चन होगा आपको ज्यादा इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर फोकस नहीं करेगा। वो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो एमपी से आसपास या इंडिया का बहुत ज्यादा बड़ा कोई डेटा है तो। ठीक है, क्या आप बात कर रहे हो यार? राफेल उड़ाने वाली पहली लड़की का नाम अवनी चतुर्वेदी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवांगी सिंह, भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, नाम है शिवांगी सिंह। आप देखेंगे ये शिवांगी दीदी है। मैंने तो यहाँ पे कहीं से फोटो डायरेक्ट ले लिया ताकि तुम्हें याद रह जाए। भाई साहब यही वो लड़की है जिसने आपका ये युद्ध वाला जो राफेल जेट है वो पहली बार उड़ाया, मतलब पहली लेडी है जिन्होंने ये चलाया। चलो शिवांगी, नाम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा है भारत का 2030 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य क्या है? यहां पर आपसे ना सोलर बोला गया है, ना ही आपको बोला गया है विंड एनर्जी, आपसे बोला गया है रिन्यूएबल एनर्जी का क्या लक्ष्य रखा है 2030 तक का। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आंसर इज 500 गीगावाट। इसीलिए इसी के अंतर्गत आपका जो पीएम सूर्य घर योजना चल रही है, रूफटॉप सोलर स्कीम जो चालू है जिसमें 78,000 तक की सब्सिडी का प्रावधान है, उसको हम आगे देख रहे हैं अभी, वो इसी के अंतर्गत आ रही है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में ही काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन में ही वो हमारी हेल्प कर रही है। नाउ हम बात करें कि ये जो है गवर्नमेंट डिक्लेयर प्लान टू एड 50 गीगावाट टू ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एनुअली फॉर नेक्स्ट 5 ईयर टू अचीव टारगेट ऑफ 500 गीगावाट पर एनम। अगर हम देखें तो वो 50 गीगावाट का लक्ष्य है और अगले 5 सालों में बढ़ाकर 250 अभी ऑलरेडी है, तो अगले 5 सालों में यानी 2030 तक बढ़कर ये टोटल कितनी हो जाएगी? तो 500 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। नीति आयोग से रिलेटेड हमारे यहाँ पर इंडेक्सेस भी है, नीति आयोग जो है न्यूज में भी रहता है। नीति आयोग की बात करें तो पीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, दूसरी बात की कब बना सर? तो जैसे ही मोदी जी आए थे उन्होंने अपने अगले ही कार्यकाल, मतलब अगले ही साल, जैसे वो 2014 में आए, उन्होंने 2015 की पहली डेट को इसको क्या कर दिया था? इंप्लीमेंट करवा दिया था। किसकी जगह पर आता है सर? तो ये योजना आयोग जो आपका हुआ करता था उसकी जगह पर आपका ये, ढंग से लिख सकता हूं मैं ना, योजना आयोग टुक प्लेस ऑफ योजना आयोग। यस, करेक्ट आंसर है सुब्रमण्यम जी। इसके अभी जो वर्तमान में चेयरमैन है, याद रखना सुब्रमण्यम जी हैं। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि चंद्रयान के बाद आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पूछेगा? हाँ बताइए। 2025 में आयोजित होने वाला हालिया G20 शिखर सम्मेलन जो है वो कहां आयोजित किया जाएगा? Which of the following cities is organized the recent G20 summit ongoing? तो रिसेंट होगा 2025 का ही होगा ना। ब्रिस्बेन, ओसाका, भारत, साउथ अफ्रीका। मैं बता देता हूं इसका करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अभी इसका होस्ट कंट्री बनने जा रही है और वो पहली बार बनने जा रही है। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया ऑलरेडी होस्टेड इन 2023। 2023 में इंडिया ने इसको होस्ट किया। क्या लिख दिया यार? ऑलरेडी होस्टेड नई दिल्ली में हुआ था, मंडपम वाला जो आपका वो है। चलिए इसमें देखिए 18th समिट होने वाली है, जो 18th समिट हुई थी न्यू दिल्ली का, जो आपका भारत मंडपम है। भारत मंडपम इस साल भी न्यूज में रहा है। अगर कहीं आ जाए भारत मंडपम कहाँ है और नीचे भोपाल लिखा, भोपाल मत लगा देना, है ना। कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन आया है भारत भवन, एक क्वेश्चन है एमपीजीके का, भारत भवन सिविल सर्विसेज के पेपर में आया, भाई बच्चे लगा का दिल्ली में है भारत भवन, ये भोपाल में है। ये कहाँ है? भोपाल में। अब ये सबको याद हो गया कि ये भोपाल में। अब भारत मंडपम पूछता, कहीं ऐसा गड़बड़। हाँ, ब्रिक्स देशों में तो है हमारे, G20 दोनों इसमें से ब्रिक देश में आते हैं। ब्रिक का मतलब क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया। आर मतलब ब्रिक्स है ना, सी मतलब चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 9-10 के आसपास ब्रिक्स में जुड़ा है विनय, है ना। चलो देखो 18वीं जो G20 की समिट हुई थी ना, वो इंडिया में हुई थी 9-10 सितंबर 2023 को। 2025 की जो समिट है वो साउथ अफ्रीका में होने वाली है और साउथ अफ्रीका में भी जोहान्सबर्ग में होगी। कहाँ होगी? जोहान्सबर्ग में। कब होगी? तो ये नवंबर में होगी। और ये दिस विल मार्क द फर्स्ट टाइम G20 समिट जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में होने वाली है। ये थोड़ा सा मेरे को डाउट लगा, पर मेरे को, क्योंकि मैंने खुद ने तो करी नहीं, मैं तो देख नहीं रहा हूं उन लोगों का कि क्या चल रहा है तुम्हारा। मैंने इंटरनेट से डेटा निकाला, मुझे 3-4 जगह यही बात मिली, राइट। चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लिए पेपर बनाना बहुत आसान होता, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देता ना, आप लोग बढ़िया मस्त खुश हो जाते।
वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट जो है वो किसने प्रस्तुत की थी? और ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन चुका है क्योंकि इनका नाम आपने सुना हुआ है। नाम बोल दिया तो बात ही खत्म हो गई। भाई साहब रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी आपके देश के एक्स प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट रहे, इन्होंने छोड़ दिया पद, लेकिन ये व्यक्ति जो है अध्यक्ष बनाए गए थे किसके? वन नेशन वन इलेक्शन जो हमको करना है, वन वन नेशन वन इलेक्शन जो हमें इंप्लीमेंटेशन करना है, उसके लिए जो कमिटी बनाई गई थी उसके हेड कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। वेरी गुड। केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक साथ चुनाव कराने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुति समिति का गठन सितंबर 2023 में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनियन बजट 2025-26 में नई आयकर व्यवस्था में कौन सा परिवर्तन घोषित किया गया? बहुत न्यूज में रहा, सब गड़बड़ हो गई थी, लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। बताइए। वार्षिक आय 12 लाख तक 100% कर छूट, मानक कटौती की समाप्ति, है ना, रिमूवल ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होते थे, विलासिता वस्तुओं पर कर में वृद्धि मतलब इंक्रीज इन दी टैक्स ऑन दी लग्जरी गुड्स, एमएसएमई जो है उनमें कॉर्पोरेट कर की कमी मतलब जो आपका रिडक्शन इन दी कॉर्पोरेट टैक्स फॉर दी एमएसएमई। ये तो आपको पता होगा यार, ये बहुत न्यूज में रहा है, तो बच्चों वाली बात हो गई अपने लिए आज की। अब तो बता दो क्या आंसर है। आप लोगों को भी काम आने वाला है, 3 दिन बाद आप पेपर दे के आ रहे हो, है ना, 3 दिन बाद क्या तीसरे दिन पेपर हो जाएगा, कल परसों नरसों तो आपका पेपर ही है, तीसरे दिन पेपर हो जाएगा। पेपर के बाद आप खुशी खुशी आओगे, बोलोगे सर बताओ टैक्स कैसे बचाएं क्योंकि बन गए एई। तो फिर याद रखना ऐसे क्वेश्चंस को। 12 लाख रुपए तक की एनुअल डिडक्शन मतलब एनुअल इनकम अगर आपकी है उसमें आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा। ये आपकी निर्मला सीतारमण जी का बोलना था जिसपे कंट्रोवर्सी पकड़ी और बहुत मजा आए। ठीक, पता नहीं क्या क्या हमारी पार्टीज, चलो वो सब छोड़ो। बात कर रहे हैं हम लोग 2024-25 में सूर्य अध्ययन हेतु L1 बिंदु तक पहुंचने वाला भारतीय अनुसंधान उपग्रह कौन सा था? इन 2024-25 विच इंडियन रिसर्च सैटेलाइट रीचेस टू दी L1 पॉइंट फॉर दी सोलर स्टडीज। ये L1 का मतलब क्या है? L1 का मतलब जो है, L1 का मतलब यहां पर आपको जो है वो मिलेगा, मैं बताता हूं L1 मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है लेंग्रांजे पॉइंट। अरे यार मैंने क्या मन से लिख दिया, पॉइंट इंग्लिश में लिख देता हूं, लेंग्रांजे पॉइंट। आप लोगों ने मैथ्स में लेंग्रांजियन थ्योरम पढ़ी होगी, लेंग्रांजे का नाम सुना हुआ है, ठीक है? अरे बढ़िया ही जाएगा, ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो जो लेंग्रांजे व्यक्ति है ना, उन्होंने करीब 5 पॉइंट ऐसे डिक्लेयर किए हैं, मतलब मैथमेटिकली उन्होंने बताया, वो तो ऊपर गए नहीं, तो उन्होंने बताया कि सन के अराउंड कुछ ऐसी 4-5 लोकेशंस उन्होंने बताई जहां पर आपको सबसे कम हीट या आप सबसे करीब सूर्य के जा सकते हैं। उसमें से L1, L2, L3, L4 में हमारा आदित्य गया, हमारी क्लास का आदित्य, है ना, इसीलिए क्लास नहीं आता वो। क्यों रवि, उसको ऊपर भेज दिया है क्या अध्ययन हेतु? तो याद रखें 2-3 बातें, आदित्य L1 आदित्य सूर्य का है, यहाँ पे सूर्य आ गया, तो कॉमन सेंस से भी आप आंसर थोड़ा सा निकाल सकते थे। ये है भारतीय अनुसंधान उपग्रह, आपका इसरो नहीं भेजा, इसरो ही करेगा ये सब हरकतें। आदित्य L1 वह उपग्रह जो सूर्य अध्ययन के लिए L1 बिंदु पर पहुंचा, इसे 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। 6 जनवरी 2024 को कक्षा में पहुंचा, L1 बिंदु पर पहुंचा और प्रभा मंडल कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। इसका मिशन क्या है? तो आप लोगों ने सन का कोरोना सुना होगा, सन के ऊपर जो प्रभा मंडल जो होता है वो, तो ये वर्ण मंडल और प्रभा मंडल जो बोला जाता है उसकी स्टडी करने के लिए। हाँ देखो, वापसी नहीं थी वहां से, ये आया नहीं है L1, है ना। चलिए अभी चल रही होगी स्टडी, पता नहीं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट है द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी इन इंडिया? भारत में सबसे ज्यादा सोलर पावर किस राज्य के पास है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। बताइए आंसर। अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा राजस्थान, ठीक है ना। राजस्थान जो है वो सोलर में बहुत आगे है, और तमिलनाडु जो है वो आपका, तमिलनाडु और गुजरात जो है वो विंड एनर्जी में बहुत आगे है। तो याद रखेंगे सोलर के बारे में अगर और बात करना हो हमें, तो यहाँ पर देखो राजस्थान के बारे में थोड़ा सा डेटा लिखा हुआ कि राजस्थान जो है वो अराउंड 18.7 गीगावाट के साथ टॉप क्लास पे है, पहले नंबर पे, ठीक है। चलिए इसी के साथ जब रिन्यूएबल एनर्जी की बातें आती है, तो यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है हमारा, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये अभी तक जो है उद्देश्य क्या है, तो 5 मीट्रिक मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है 2030 तक, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंस्टॉलेशन के बारे में भी बात की गई है कि इतना इंस्टॉलेशन, और इससे एनर्जी जो बनाना है 125 गीगावाट 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन सोलर से। और जब टोटल रिन्यूएबल एनर्जी से आप बात करते हैं कि 2030 तक ही हमें 500 चाहिए, तो केवल ग्रीन हाइड्रोजन से
ग्रीन हाइड्रोजन से हमें टोटल कितनी चाहिए, 125 गीगावाट चाहिए। ठीक है क्या, इससे कार्बन एमिशन जो है वो भी कम हो जाएगा और हमारी जो रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी है वो भी फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बात है, अगला क्वेश्चन जो है इस पे आपको फोकस करना होगा। मैंने स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया हुआ है कि कभी कभार आपसे पेपर में डेज के ऊपर पूछ लेता है। जैसे मैंने आपसे जनजाति डेज के लिए काफी फोकस करके बोला था कि जनजाति दिवस जो है वो किसके नाम पर मनाया जाता है ना, क्योंकि पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है। पैसा एक्ट की डेट क्या है इम्प्लीमेंटेशन की, यहाँ पर किसने इंप्लीमेंट किया था, उस समय राष्ट्रपति आए थे या वर्चुअल हुआ था। ये थोड़ी छोटी छोटी सी बातें, कितने विकास खंड में रिसेंट आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके सारे एस्पेक्ट कवर हो चुके हैं। अब बात आ रही है कि कौन सा ऐसा दिन है विच इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल वोटर्स डे। तो भाई साहब याद रखना, ये हमारा 25 जनवरी है। 25 जनवरी वही दिन है जब हमारा इंडिया का नेशनल इलेक्शन कमीशन स्टेब्लिश हुआ था। जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन जो है जिस दिन स्टैब्लिश हुआ था उसी दिन को हम लोग वोटर्स डे मनाते हैं। ठीक है, चलिए 25 जनवरी। यही टूरिज्म डे भी होता है, कभी आ जाए कभी गलती से, तो टूरिज्म डे भी यही माना है, मतलब 25 जनवरी भी है। ठीक है, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। डिजिटल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के बारे में बोला जाता है। इसमें अलग अलग चीजें पूछी जा रही है। देखो, तो आप याद रखें, ये आपका डिजिटल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में एक जगह मुझे मिला है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, या माइक्रोसॉफ्ट उसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और ये आपका डिजिटल हेल्थ मिशन आ रहा है या स्टार्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसमें किस चीज की सुविधा प्रदान की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन आप याद रखें ये एडल्ट्स जो होते हैं, वो भी कौन से, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, है ना। सीनियर सिटीजन जो हमारे यहाँ डेफिनेशन है वो क्या है सीनियर सिटीजन की, तो हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन है कि आपके 60 ईयर्स, सीनियर सिटीजन यानी मोर देन 60 ईयर ऑफ एज। तो उस समय जब आप बात करें कि आपने 60 ईयर्स एज, तो इसकी आप देखेंगे इसमें क्या किया जाता है। तो क्या शिक्षा दी जाती है, क्या बीमा होता है, क्या तीर्थ यात्रा होता है, या सब्सिडी, आप सब बता देंगे सर। इसमें फ्री पिलग्रिमेज की बात की जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की फर्स्ट फॉरेस्ट बेस्ड इको पार्क के बारे में। अब ये फॉरेस्ट बेस्ड इको पार्क जो बोला गया है वो आपका बताया जा रहा है कि ये कटनी में है। कहाँ है, कटनी में। इसका ऑथेंटिक डेटा मिल नहीं रहा है, अगर आपको किसी को मिले तो थोड़ा सा देख लेना। मुझसे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर भी रहे हैं तो आप मुझे भी थोड़ा सा इसको बताना, तो मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। पर अगर आपको केवल इको पार्क बोला जाता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इको पार्क बोला जाता है तो वो आप रीवा याद रखेंगे। अगर आपको जियोलॉजिकल पार्क बोला जाता है तो जियोलॉजिकल पार्क में आप क्या याद रख लेंगे, तो आप जबलपुर याद रख लेंगे, राइट। ये आपके 2-3 पार्क ऐसे इंपॉर्टेंट है, पार्क भी बहुत स्टेब्लिश हुए हैं, तो वो भी याद रखना है आपको, राइट। फिर उसके बाद चलो इसका आप नेक्स्ट, व्हेन इज द नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड। हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि आपका पेपर अभी है, और क्योंकि जब पेपर बनाया जाता है तो थोड़ा सा उस मंथ के बारे में भी याद रहता है कि चलो पेपर कब होने वाला है। तो उससे रिलेटेड अगर बात करें तो अपना नेशनल हैंडलूम दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं, याद रखना। रिसेंटली इसको सेलिब्रेट किया गया है। अगर हम इनकी बात करें तो ये आपकी हथकरघा दिवस कहा जाता है, और इसका जो पूरा सेलिब्रेशन हुआ है वो नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सेशन यहाँ पर हम लोग रोकते हैं। इस सेशन में जो आपको बताया गया है वो क्वेश्चन आप एक बार रिवाइज कर लें केवल, है ना। और बाकी जो मैंने आपको डेटा कंप्लीट बता दिया है कि मेरी तरफ से आपको जितना डेटा प्रोवाइड किया गया है वो जस्ट आपको वहां से पढ़ना ही है। ठीक, वो आप पढ़ें, और ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। रवि, दो किसी की चीज के लिए बोल रहे हो, पर मैं बता देता हूँ वो हमेशा जो फर्स्ट होता है उसी का क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो जो पहले पहले बता दीजिए, रीवा पहला हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ कटनी पहला हो जाएगा फॉरेस्ट बेस्ड। फिर हम बात करेंगे जब आपके जबलपुर की, तो पहला जियोलॉजिकल पार्क है।